sense as you this sort of alternative system medicines. So as you know, we Unanians like we have a lot of cancers in every Anjum, and this is really a great mission, you can say that whatever I mean, this team, a big team actually, big team in the sense Dr. Alim and Dr. Anjum and Dr. Kasmi Bilal. They are like, as you know, they are the toppers of entrance AGPTA examination. So they have a great, I mean, experience, especially how to go through and how to achieve as they achieved. अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग वी ऑलरेडी कम अक्रॉस बियोमस, अभी थक चुके ज्यादातर लोग 5 साल बियोमस करने के बाद ने व्हेन यू से व्हेन यू डिस्कस अबाउट एमडी एंड दिस सॉर्ट ऑफ इन एग्जाम्स, वो कहते हैं कि भाई बाबा ये बीओमएस पास आउट हो गया, हमने बहुत बड़ा जिंदगी में तीर मार लिया या बहुत बड़ा काम कर दिया बोल के बहुत सारे लोग दे यूज्ड टू कीप असाइड एंड दे वांट ए कंफर्टेबल जोन एक्चुअली. वो कंफर्टेबल जोन इसलिए कि हमारे सीनियर्स, हमारी जो यूनानी की जो सीनियर्स वो वेरी इजीली वो कमा रहे, अपने अपने क्लिनिक स्टार्ट करके दे आर रनिंग गुड क्लिनिक्स यूनानी नहीं मॉडर्न जीपी के साथ साथ दे आर अर्निंग ऑल्सो गुड, देयर सोशल स्टेटस एंड एवरीथिंग इज फाइन. तो दे ऑल एवरीबडी लाइक दे आर ऑल गॉट अ कंफर्टेबल जोन. तो ये कंफर्टेबल जोन मैं समझता हूँ आजकल इतना कंफर्टेबल नहीं है. अभी इन फ्यूचर एज यू नो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल आ रहे हैं, उसके मुताबिक क्लिनिक का हर डायमेंशन, क्लिनिक कैसे होना चाहिए, क्लिनिक का लुक एंड फीलिंग कैसे होना चाहिए, क्लिनिक में क्या क्या मिनिमम जरूरत है, दिस आर ऑल गोइंग टू चेंज. क्योंकि आप जानते हैं कि आज से 20-25 या समझो तकरीबन 25 साल पहले आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन में नहीं कि आयुष की मेडिसिन के अंदर एक्सपायरी रेट नहीं था. कैन यू इमेजिन, कोई दवा का एक्सपायरी रेट मतलब डेट नहीं लिखा जाता था, यानी कितने भी पुराने रहने दो उसमें कोई इश्यूज नहीं था. मतलब बहुत ही हाल ही में ये सब था कि कोई भी दवा बना सकता था, जीएमपी की जरूरत नहीं था. तो ये सब 100-150 पुरानी साल की बात नहीं कह रहा हूँ, दिस आर ऑल हैपेंड इन रिसेंटली. तो डे बाय डे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं. अभी विदाउट एनी दिस थिंग्स एक्सपायरी रेट, एक्सपायरी डेट के हिसाब से आप कोई दवा नहीं बना सकते. तो हमारी जो एफडीए स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जैसे बाहर की कंट्री की जो एफडीए इज वेरी स्ट्रिक्ट. तभी जैसे अभी आपको इफ यू वांट टू स्टार्ट अ क्लिनिक इन दुबई, तो वहाँ आपको जीपी प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए समटाइम्स दे में आल्सो मिनिमम दे विल आस्क द पीजी एज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन. अब तक नहीं था, तो दैट आल्सो गोइंग टू बी आई मीन वेरी रिसेंटली वो भी होने वाला है फ्यूचर में. आपको मिनिमम पीजी होना जरूरी है. अब ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद में आपको अपनी सिस्टम के थ्रू ये आपके सिस्टम में आपको रहना जरूरी है, यानी कि आप दूसरी सिस्टम का फॉलो नहीं कर सकते. आपकी क्लिनिक की लुक एंड फील, आपकी क्लिनिक की रूल्स एंड रेगुलेशन, हर चीज आपको एक सेंट्रलाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको आना पड़ेगी. तो हम इस दौर में ये नहीं कि हम भाई यूजी कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट कर दिया, ये नहीं है. क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग बाहर के लोग कोई नहीं, हम लोग बीओमएस डॉक्टर्स ही है. हम सब जानते हैं कि हमारे बीओमएस लेवल में हमारी स्टडी का जो जो मियार है, दैट स्टैंडर्ड हम लोग सब खूब जानते हैं. हिंदुस्तान की कोई भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आन दो, दिल से हम ने बहुत सारे चीज मतलब जान लिया. तो वो हिसाब से हम क्लिनिक सेटअप किया. नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप लोग जानते हैं 54 मेडिकल कॉलेज पूरी हिंदुस्तान में, उसमें तकरीबन 10-15 जगह पे पीजी भी है. तो जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से हमने पीजी 5 साल नहीं पढ़े. तो उस मेरा कहने का मतलब अगर आफ्टर टेकिंग आई मीन अपने डिग्री के बाद में हम एक 3 साल एज ए पीजी में एज ए स्कॉलर एज ए रिसर्चर, ये कि मैंने जब एमडी किया तो मैंने भी ये सोचा था कई को एमडी करूं, व्हाई आई नीड एन एमडी, बिकॉज आई एम ए प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ.
बिकॉज आई एम नॉट इन अकेडमी। तो अकेडमी लेवल में जाना नहीं है तो वाई आई नीड एन एमडी, ये गलत बात है। अभी कहीं भी एक महफिल में या कहीं भी समझ जगह पे आए तो पब्लिक पूछते कि कौन है बीओमस, ओके ठीक है, ये कौन है एमडी, एमडी तो एमडी एंड बीओमस एक अलग नजर से देखते हैं हम सोसाइटी में भी, और इवन इन द इंड्रा हमारे जो यूनानी फैकल्टी के अंदर भी अगर एमडी है तो उसको एक अलग एक इज्जत रहते। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनली अगर आपको आजकल मैं बताया कि यूरोप वगैरह में आजकल बहुत ही स्कोप बनते जा रहे हैं ये अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन में। सो जस्ट यू हैव सम डिग्री लाइक बीओमस, वंस यू हैव एन एमडी, एमडी एक्चुअली आप जानते हैं बीओमस का फुल फॉर्म पूछते हैं कुछ लोग क्या है। अब जब एमडी आता तो एवरीवन नो दैट्स इसका मेडिसिन का एक ये है वो, तो वो बाद में हम बोल सकते हैं आई एम एमडी इन हर्बल मेडिसिन या आई एम एन एमडी इन फर्दर। तो वो वर्ड्स काफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कई बार जाने के टाइम पे। तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपको अकादमी में जाना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चर बनना है, या इसके अलावा भी मिनिमम एक क्वालिफिकेशन, क्योंकि उस जमाने में बीओमस काफी था, बीओमस काफी था क्योंकि अभी इतना बीओमस हर साल 50 हॉस्पिटल 50 मेडिकल कॉलेज से अराउंड 30 to 35 40 डॉक्टर्स दे आर कमिंग आउट। तो आप 2-3 साल या 5 साल के अंदर इतना 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 बढ़ जाएंगे बीओमस डॉक्टर। तो उसमें अगर आप एमडी रहेगा तो आपकी दर्जा, आपकी मेयर और आपकी सोसाइटी में एक अलग वैल्यू है। दूसरा, दोस्तों वांट टू डू सम रिसर्च एंड दिस थिंग, तो मैं समझता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब हमको बीएमएस में पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं है अपने एक सिलेबस में। रिसर्च मेथोडोलॉजी से लेके हाउ टू द रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते, हाउ टू राइट साइनॉप्सिस, हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, ये सब हमको बीओमएस में कोई समझाया भी नहीं। शायद एमडी से अच्छे बीओमएस में यूजी के बच्चे, ज़हीन बच्चे, काबिल बच्चे रहेंगे, लेकिन हमको यूजी में इस सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे नेवर डिड एनी, हम लोगों ने कोई चीज पढ़ाई नहीं। तो बीओमएस में आने के बाद हमको माने साइनॉप्सिस कैसे लिखना चाहिए या अब कोई इंटरनेशनल पेपर कैसे लिखना चाहिए, हमको बहुत सारे इंटरेक्शन मिलता है इससे। तो ये नहीं कि खाली एक वर्ड एमडी आने से हमको हमारी तकदीर बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप वो एमडी आपको मिलने के बाद में आप उसको किस फील्ड में, किस जगह पे, किस मकाम में उस डिग्री को या वो पीजी को आप जाके लाके रखता है। एज फार एज मी इज कंसर्न, अगी मैं बीओएमएस करने के बाद में आई थिंक 92 में मैं पास आउट हूँ बीओएमएस में। आफ्टर 15 या 20 इयर्स के बाद में मैंने एमडी ज्वाइन किए पूना में 2009 में शायद, यानी कि तकरीबन 18 साल के बाद में, तकरीबन 18 साल के बाद में मैंने ज्वाइन। सब लोग ने मेरे से ये पूछा कि आपको अभी डिग्री की पीजी की क्या जरूरत है, आपको तो सब जानना। मैं कोई ना कोई चीज मेरे अंदर कमी है, क्योंकि आप अभी हम एक जगह पे पहुंचते तो फिर उसकी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे मेरे कैलिकट हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं है अभी भी, बहुत जमाने से गिर गए, 10-15 साल से मेरा अस्पताल का बोर्ड नहीं है। तो सब पूछते कि आप क्लिनिक का या अस्पताल का बोर्ड ही नहीं लगा है। तो मैं इनको ये कहते हैं हमेशा मजाक में, काटने वाले कुत्ते को मुंडी की क्या जरूरत है। यानी अगर आप उस काबिल बने तो आपकी बोर्ड का भी जरूरत नहीं, आपका डिग्री का भी, आपका एमडी का भी कोई डिग्री नहीं। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो में अपने आप को इंटरनेशनली आपको एक्सपोज करना, एक्सपोजर जो मिलता है, definitely you need that 2-letter MD after your name actually. Okay, so उसको उस IMS से लो। ये नहीं कि यार हमारा क्लिनिक नहीं चल रहा है, एमडी में स्टाइपेंड मिलेंगी 80,000 1 लाख रुपया, ये इससे हटके भी इसके अंदर बहुत सारे चीज। तो बहरहाल ये जो टीम है, क्योंकि मेरा इनसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो टीम जो चलाने जा रहे हैं, दे आर द टॉपर्स। जाहिर सी बात है, अगर मैं भी अगर लिखा तो मैं भी अंधाधुंध जाके कहीं भी एक मत एक पास होता है। कुछ लोग तो पास हो जाते हैं एमडी में, नहीं कि लकीली जो ऑब्जेक्टिव टाइप में, ऐसा नहीं कि उसमें मैंने भी बहुत सारे लोग को देखा जो है नहीं लेकिन वो निकल गया। तो टॉप होने के लिए आपको आप तो मालूम है आपको कि कितना आदमी ये होना चाहिए, और सब्जेक्ट के ऊपर कितना कमेंट होना चाहिए, कौन सी टॉपिक, कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए, आलतू फालतू किताब पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक आदमी जो ऑलरेडी दे नो हाउ टू गो, उनके हाथ पकड़ो,
उनके हाथ जोर से पकड़ो, वो कहाँ लेके जा रहा था सही ढंग पे लेके जाएंगे। रादर देन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इधर उधर की फालतू फालतू चीज पढ़ किताब पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करो, इनके साथ जुड़ो क्योंकि दे नो हाउ टू लीड यू। ओके, सो एनीवे विशिंग यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह 39 लोग हैं इसके अंदर, तो अगर आप लोग इसमें मेहनत करेंगे और ये जो आपकी जो मेंटर्स है, डेफिनेटली दे विल लीड यू एंड दे विल गाइड यू, so it's easy to you to get some sort of these things। so अच्छा है कि ये बेहतरीन एक 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 मिशन है ये एनीवे, बिकॉज हम लोग को अभी क्या है कि ये सब सिस्टम आ गया हमारे हाथ में, जो ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो तो क्या होता था कि अभी मुझे लिंक को ढूंढ के लखनऊ या समझो अलीगढ़ जाना पड़ता था, समझा, या मुझे लेक्चर देने के लिए, आपको लेक्चर अटेंड करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता। तो अल्लाह ताला का एक नियमत भी ऐसे, दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने पास है तो उसको इस्तेमाल करो। और दूसरी चीज क्या, कहीं भी चीज अभी जब हम पैसा खर्चा करते फालतू फालतू, कभी कभी होटल में जाके हम लोग दोस्त लोग के साथ बैठे 2 3 4 हज़ार रुपया खर्चा खाने में खर्चा कर डालते हैं। कभी यही कोई अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, अपनी खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में आदमी लोग झिझक जाते हैं, नहीं कि महंगा है, फीस भरना पड़ता है, ये सब सोचता है इंसान। हमेशा याद रखने का, तिब एक ऐसी ऐसी एक साइंस है, जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको इस फील्ड में स्टैंड नहीं मिल सकते। क्योंकि जितना आपके ऊपर आपकी मालूमात और आपके ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना नॉलेज आपकी, जितना सॉफ्ट स्किल से लेके आपकी जो नॉलेज आप हेलो अपडेट नहीं डॉक्टर करेंगे, साहब। तब तक आपको मतलब मेंटेन नहीं रख सकते, इतनी कंपटीशन बढ़ते जा रहे। ओके, हाँ जी। so thank you once again, Dr. Anjum, Aleem, and हाँ Mr. Bilal, and wishing you all the जी। best। फ्यूचर में एक अच्छे एक ट्रेनिंग सेंटर एक्चुअली ऐसा बने, कीजिए कि अच्छे अभी मेंटर उसके लिए बने, डेमो क्लास और इसमें ज्यादा शुरू से कर ज्यादा रहा लोग हूँ मैं। इसमें अभी केटीएच में सर बोल हिस्सा रहे लें हैं, अभी और ऑनलाइन सेशन एग्जाम चल में रहा है, आप इसको पास ज्वाइन हो कर जाए। लीजिए। फिर थैंक आप यू वेरी मच। फ़ोन कीजिए, जय मैं आपको यूनानी, फ़ोन करके बताता हूँ सारी बात। जैसे बोलते हैं ना, जय हिंद, से जय यूनानी। ठीक है। हाँ, Thank you, sir, for enlightening us. मैं Your लिंक भेज kind देता हूँ, आप presence मुझे in the हाई कीजिए program ज़रा सा। encouraged us a lot and व्हाट्सएप made पे us ज़रा हाई more कीजिए, मैं confident in भेजता हूँ our आपको। struggles. Thank you so much, sir. जी जी, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Now, I would like to invite Dr. Abdul Aleem, who has secured All India Rank 4 in 2018 and has completed his master's in Mualizat from Aligarh Muslim University, to give a demo lecture. Over to you. हुँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। ज़रा इस लड़की सुनो तो, इस लड़की को एक लड़की अभी हाई करेगी, उसको वो भेज देना लिंक। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। देखिए, एक्चुअली ये सेशन था टॉपर्स टॉक का सब। इसमें हमने ये प्लान किया कि एक लेक्चर भी हो जाए मेरी तरफ से जो मैं दे दूँ, चूँकि मैं और डॉक्टर फातिमा यही लोग क्लास लेंगे आपकी जो कोचिंग होगी उसमें। तो एक डेमो भी हो जाएगा, आप देख भी लोगे, खुद को सेटिस्फाई पाओगे तो ज्वाइन कर लेना, और जो लोग ज्वाइन हैं उनका कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक, तो मैं आज को आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल और लंबा लेक्चर तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक एक टॉपिक मैं कवर करूँगा इंशाल्लाह। Participants can switch on their camera as well. And if you have any queries, you can write it on the chat section. तो हम जो है अभी आपको हुम्मा के बारे में एक लेक्चर देंगे, और जहाँ तक हो सका जितना ज़्यादा मैं उसको कवर करूँगा। तो हुम्मा की जब हम बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस कि इसके बहुत सारे जो है
बहुत सारे आपको सवाल मिलते हैं पीजी में। बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी क्लासिफिकेशन, और फिर बहुत सारी डिफिनेशन, उसका कॉज, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझना ज़रा मुश्किल होता है। तो कुछ चीज़ आज मैं कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो हुम्मा की सबसे पहले तो डिफिनेशन क्या है। तो हुम्मा क्या है? हुम्मा किताबों में ये लिख रखा है कि इज़्दियाद हरारत की वो शक्ल या वो हालत जिसमें थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी हद तक बदनी अफ़आल में खलल भी पैदा होता है। बदनी अफ़आल में खलल पैदा होगा। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये इज़्दियाद हरारत और दूसरी चीज़ बदनी अफ़आल। तो इज़्दियाद हरारत मतलब है कि जो हमारी हरारत गरीज़िया है, दैट इज़ इन्नेट हीट विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेली टू डेली नीड ऑफ द बॉडी। डेली टू डेली नीड जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो भी हरारत गरीज़िया के थ्रू होती है। हरारत गरीज़िया क्या है? वो हरारत नारिया है जो बदन में होती है, और वो अगर एक हद तक रहे, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, अगर उस हद तक रहे तो उसे हम हरारत गरीज़िया कहते हैं। हरारत गरीज़िया जो कि इन्नेट हीट है, जो ज़रूरी है। अगर यही अपनी हद से बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज हरारत गरीबा। तो हरारत गरीबा इज़ नथिंग बट द एक्सेस ऑफ हरारत गरीज़िया। यही हमारे कंट्रोल से निकल जाए, हमारे बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ हरारत गरीबा। और वो हरारत गरीबा जो बदन को लाहिक हो और बदनी अफ़आल को कहीं न कहीं खलल पैदा करे, थोड़ा कम ज़्यादा, तो उसे हम बुखार या हुम्मा कहते हैं। समझ गए? दो चीज़ें, एक इज़्दियाद हरारत, दूसरी बदनी अफ़आल में खलल पैदा होना। बदनी अफ़आल में खलल पैदा होना ये ज़रूरी इसलिए है डिफिनेशन में, ताकि जो वर्जिश के वक्त, गुस्से के वक्त जो इज़्दियाद हरारत की शक्ल आती है, उसे हम एक्सक्लूड कर सकें। समझ गए कि हुम्मा में इज़्दियाद हरारत तो है, बट जो वर्जिश के वक्त जो इज़्दियाद हरारत होता है कि जो बदन की गर्मी बढ़ जाती है, वो हुम्मा नहीं है। क्यों? इसलिए कि उससे बदनी अफ़आल में खलल नहीं वाक़ होता है, वो बदन के लिए नुकसानदेह नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि वो हुम्मा की तारीफ में शामिल नहीं है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ या सबब, असबाब, सबब। तो इसमें दो मेन है, एक तो है कि मूज़ी या फासिद मादा, और दूसरा असबी खलल। समझ गए? ये दो अगर देखा जाए तो दो मेन कॉज है। कौन सा? मूजी या फासिद मादा, कोई भी ऐसा मादा जो बदन को नुकसान पहुंचाए, बदन के लिए फसाद का सबब हो, दैट विल कॉज द हुम्मा, फीवर। और दूसरा असबी खलल है। दो लिखा है बट यही मोस्ट कॉमन है। खलल जो है ये बहुत रेयर है, असबी खलल। इसके बाद एक चीज़ आती है हुम्मा असली और हुम्मा मर्जी या अर्जी की बहस। हुम्मा अर्जी और हुम्मा मर्जी या असली और हुम्मा अर्जी, या इसी को हम उफूनी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या फंडा है, इससे सवाल भी बन सकता है कि हुम्मा अर्जी क्या है। हुम्मा उफूनी को अर्जी कहते हैं या मर्जी कहते हैं। तो हुम्मा अर्जी और असली का मतलब ये है, हुम्मा मर्जी और असली का मतलब ये है कि जिसका डायरेक्ट सबब जो है, कोई सबब हो, बदनी सबब या सबब बादिया हो, और वो डायरेक्ट हुम्मा पैदा करेगी, दैट इज़ हुम्मा असली। और हुम्मा उफूनी जो है उफूनत के वास्ते से पैदा करती है, इसलिए इसे हम हुम्मा अर्जी कहते हैं। असल आपने यहाँ पढ़ा होगा कि तीन चीज़ें होती हैं। इसके समझने के लिए क्या है, एक है सबब, फिर है मर्ज, तब है अर्ज। सबब के बारे में, सबब की तारीफ क्या है कि सबब वो है जो मुकद्दम हो, जो पहले हो। कोई चीज़ पहले होगी जो सबब बनेगी, उससे मर्ज पैदा होता है। ठीक। और मर्ज के बाद की जो कैफियत होगी, जो बदन को अगर कोई कैफियत लायक होती है, उसे हम अर्ज कहते हैं। अर्ज दो मीनिंग में आएगा, एक तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आता है। अर्ज का मतलब कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, जो हम क्लिनिकल फीचर में अलामात पढ़ते हैं, वो भी अर्ज में आता है। और तीसरी चीज़ ये है कि सेकेंडरीली जो चीज़ होगी वो भी अर्ज में आ सकती है। अर्ज तीन मानों में इम्प्लिकेट करता है। एक, नंबर वन, जो अलामात हैं
जो हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर में साइन सिम्टम वाली। दूसरी चीज़ कॉम्प्लिकेशन के तौर पे भी अर्ज को हम यूज़ करते हैं। और तीसरी कि जो सेकेंडरीली मर्ज पैदा होता है उसे भी हम अर्ज कहते हैं। तो अब यहाँ इसमें जो है सबब मर्ज अर्ज में अब ये हुम्मा मर्जी असली और अर्जी का फ़र्क आप समझ लेंगे। अगर सबब यहाँ है और मर्ज की जगह यहाँ बुखार है, समझ गए कि सबब है और बुखार पैदा हुआ, दैट इज हुम्मा मर्जी और असली। ये क्या होगा कि सबब से अगर डायरेक्ट बुखार पैदा हुआ है तो दैट इज हुम्मा मर्जी हुम्मा असली। अगर ये है कि एक सबब है, उससे एक मर्ज पैदा हुआ, उसके बाद हुम्मा है, दैट इज हुम्मा अर्जी। इसको हम क्या कहेंगे? हुम्मा अर्जी। चूंकि हमारे यहाँ उफूनत या वर्म जो है, वर्म हुम्मा औराम जितने हैं, हुम्मा औराम, समझ गए? हुम्मा औराम जो है, हुम्मा औराम जो वर्म की वजह से पैदा होते हैं, दैट इज हुम्मा अर्जी। क्यों? यहाँ सबब होता है और इसमें वर्म पैदा होता है, और वर्म क्या है? एक मर्ज है, और उसकी सबब से हुम्मा जब पैदा होगा दैट इज हुम्मा अर्जी। इसलिए कि मर्ज की जगह क्या है? यहाँ वर्म लायक हो गया है। समझ गए? ये बात समझ आई कि सबब है, मर्ज है और अर्ज है। अगर मर्ज की जगह बुखार है कि सबब की वजह से डायरेक्ट बुखार हुआ है, दैट इज बुखार असली कहलाएगा, मर्जी कहलाएगा। अगर कोई सबब है उसकी वजह से वर्म पैदा हुआ है, या मतलब कोई मर्ज पैदा हुआ है फिर हुम्मा हुआ है, दैट इज हुम्मा अर्जी। समझ गए? तो ये वर्म जो है इसका सबब क्या हो सकता है? कोई उफूनत हो सकता है या इम्तिलाए मवाद हो सकता है, इससे वर्म पैदा होगा। वर्म जो है हमारे यहाँ ये भी मर्ज है। मर्ज क्या है? जैसे मर्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 3 किस्म है, सुए मिजाज, सुए तरकीब, सुए मिजाज, सुए तरकीब एंड तफर्रुक़ इत्तिसाल। और इस सब को जमा करता है कौन सा? वर्म एक ऐसा मर्ज है जो इन तीनों मिसाल को जमा करता है। ये इस तीनों के एग्जाम्पल जो है वर्म में मौजूद है। वर्म अकेले इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि वर्म में सुए मिजाज भी रहता है, सुए तरकीब भी है, तफर्रुक़ इत्तिसाल भी है। तो वर्म जो है, वर्म, ये हमारे यहाँ एक मर्ज है, और इसकी वजह से अगर बुखार पैदा होगा तो दैट इज एज ए कॉम्प्लिकेशन या सेकेंडरीली फीवर पैदा हो रहा है, इसलिए उसको हम हुम्मा अर्जी कहते हैं। समझ गए? ये 2 कंसेप्ट आपको समझ आ गया, हुम्मा अर्जी और हुम्मा मर्जी का। इसके बाद जो एक बात आती है कि समरकंदी ने हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन किया है, और समरकंदी ने कहा है कि 3 जिन्स है बुखार की। 3 जिन्स का मतलब ये सिर्फ इसको अब टाइप समझेंगे तो आपको फिर फर्दर डिवीजन में प्रॉब्लम होगी। या अगर इसको आप ये समझ लीजिए कि 3 ग्रुप्स ऑफ द हुम्मा है, 3 ग्रुप्स ऑफ फीवर है। समझ गए? समरकंदी ने जो कहा है कि हुम्मा की क्या है? 3 जिन्स है, कि जितने हुम्मा हैं उसको हम 3 जिन्स में रख सकते हैं, 3 ग्रुप्स में रख सकते हैं। अगर आप टाइप भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन फिर इसका आपको फर्दर आगे जाके सब टाइप करना पड़ेगा या फर्दर सब डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप ग्रुप्स ऑफ फीवर कह लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसमें क्या है कि मतलब जितने भी टाइप के हमारे यूनानी में, हमारे यूनानी क्लासिकल लिटरेचर के अकॉर्डिंग हुम्मा जितने, उसको हम उसको 3 ग्रुप में रखते हैं। नंबर 1 हुम्मा यौम, नंबर 2 हुम्मा दिक, नंबर 3 हुम्मा उफूनी। इसी को हम नौई या खिलतिया भी कहते हैं। हुम्मा नौइया भी कहते हैं, नौइया, या हुम्मा खिलतिया भी कहते हैं हुम्मा उफूनिया को। तो नंबर 1 हुम्मा यौम, नंबर 2 हुम्मा दिक, नंबर 3 हुम्मा उफूनी, और हुम्मा नौइया या हुम्मा खिलतिया भी कहलाता है। इसमें हम एक एक को कंप्लीट करेंगे। इसी को पढ़ते पढ़ते आपको हम पूरी चीज़ बता देंगे। इसमें सबसे पहले जो है हुम्मा यौम है। हुम्मा यौम का मतलब क्या हुआ? इसको हम इंग्लिश में अगर करना चाहें तो वन डे बुखार कह सकते हैं। हुम्मा यौम का लिटरल मीनिंग यही हुआ, वन डे बुखार, वन डे फीवर। ये मतलब एक दिन में ये ठीक हो जाएगा, एक दिन का रहता है। लेकिन अगर हम यूनानी इसका पॉइंट जानना चाहें, उसमें भी ये तो मतलब है कि हुम्मा यौम। लेकिन एक चीज़ यहाँ खास याद रखिएगा कि जालिनूस के नज़दीक, जालिनूस ने क्या कहा है कि हुम्मा यौम
2 दिन तक भी हो सकता है, 2 डेज़ तक हो सकता है। हुम्मा यौम मे गो अप टू 2 डेज़। अगर 3 डेज़ से ज़्यादा चला जाता है हुम्मा यौम, दैट मीन्स कि हुम्मा यौम हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हुम्मा उफ़ूनी। अगर 3 दिन से ज़्यादा चला जाता है हुम्मा यौम, दैट मीन्स कि हुम्मा यौम हैज़ बीन कन्वर्टेड टू हुम्मा उफ़ूनी। समझ गए? हुम्मा यौम एक ही दिन का होता है। जालिनूस ने ये कहा है, ये याद रखिएगा कि जालिनूस ने कहा है कि हुम्मा यौम मे गो अप टू 2 डेज़। ठीक, तो हुम्मा यौम का फंडा हमारे यहाँ क्या है कि हुम्मा यौम वो है जो असबाब बादिया से हेलो होता है। यस। हेलो डॉक्टर हाँ, साहब, कौन? इस बार एग्जाम में आता हुम्मा यौम कितने दिन का होता है? जी। और एनटीए मैंने उसमें 2 दिन क्लिक किया था, एनटीए ने उसे गलत कर दिया क्वेश्चन को। नहीं, तो हुम्मा यौम का मतलब ही आपसे मैंने बताया कि एक दिन ही का बुखार हुम्मा यौम कहलाता है। अगर आपसे कोई स्पेशली पूछे कि जालिनूस ने इसके बारे में क्या कहा है, तब आप कह सकते हैं कि जालिनूस के नज़दीक हुम्मा यौम 2 दिन का भी हो सकता है, नहीं तो हुम्मा यौम एक ही दिन और का जो है। जो सही जो सही आंसर हुम्मा यौम का एनटीए ने दिया है वो 6 दिन का दिया है। नहीं, तो मैं अभी वो मैंने इस साल के भी क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन मैं हुम्मा यौम वाला नहीं देखा हूँ। मैं देखूंगा उसकी लैंग्वेज क्या है, तब मैं कुछ बता सकता हूँ, या उस पर क्लेम होगा, बस यही चाह रहा है। नहीं, क्लेम व्लेम कुछ नहीं होगा। जामुल अदविया को गलत ठहरा रहे हैं वो इस पॉइंट पे। जामिउल अदविया जो में कह रहे हैं कि हुम्मा हुम्मा यौम की 6 दिन बहस का ही कहाँ से आ होता है, जामुल जाएगी? अदविया में गलत लिखा हुआ है। जामिउल अदविया कोई रेफरेंस बुक नहीं है, उसमें हम हुम्मा का कहाँ से आ जाएगा? जी बिल्कुल सही फरमा रहे आप। जामिउल अदविया में तो एक रेफरेंस बुक है ही नहीं, दूसरी उसमें हुम्मा की बात ही नहीं है, उसमें कहाँ से आ जाएगा? या रहबर मुआलिजात इन दोनों में से एक किताब में है, और वो जो है एनटीए वालों हाँ, ने 6 दिन वाले हाँ, आंसर को सही माना है। हाँ, ऑब्वियसली वो जो है रहबर मुआलजात से आप देंगे तो वो आपका नहीं माना जाएगा। रहबर मुआलजात कोई रेफरेंस बुक नहीं है। आप कम से जी कम शरह असबाब से भी देंगे तब तो एक हद तक बात मानी भी जाएगी, नहीं तो जी रहबर मुआलजात तो मतलब कम जी अज़ कम रेफरेंस के लिए कोई शुमार में नहीं है। नो डाउट कि वो तैयारी के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एज ए रेफरेंस उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मैं अब क्लास कर डॉक्टर ले रहा साहब, हूँ। ये 6 दिन दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। 6 एनटीए वाले 6 दिन के, भाई 6 दिन का होता है, ये चीज समझ में नहीं आ रही। वही तो मैं कहा कि मैं क्लास ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा, या मतलब आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं थैंक आपको यू। वो उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के तभी कुछ कह सकता हूँ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन ये था कि जालिनूस के मुताबिक हुम्मा यौम कितने दिन का होता है? तो हम मोस्टली लोगों ने 6 दिन ही लगाया था, क्योंकि रहबर में 2 दिन लिखा हुआ है, बट अगर नहीं, नहीं, शरह असबाब ठीक। आप देखेंगे तो उसमें 6 दिन लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके बस मुताबिक ठीक है ना। 6 ही होना हाँ, चाहिए। हाँ। तो जो क्लेम किया गया है वो तो गलत ही किया गया है, क्योंकि रहबर कोई ऑथेंटिक बुक है नहीं, तो जी, उसको जी। माना नहीं जाएगा, शरह असबाब को फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है मैम। ठीक है, तो हुम्मा यौम के बारे में 2 चीज़ें ख़ास है। एक तो ये कि ये बैरूनी असबाब से होते हैं। ठीक, बैरूनी असबाब। और दूसरी ये कि ये बग़ैर लर्ज़े के शुरू होंगे और बिना पसीने के ख़त्म होते हैं। ये हुम्मा यौम के समझिए कि ख़ास फ़ीचर होंगे। इसकी किस्म जो है वो 23 किस्म दी गई है, और 23 किस्में हैं हुम्मा यौम की, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है हुम्मा यौम के बारे में। ये तो याद रखना है कि 23 किस्में हैं, उसके नाम आप याद रखेंगे, लेकिन अगर आप उसकी मीनिंग अच्छे से समझ गए तो उसको फर्दर आपको उसमें कुछ करना नहीं है। 23 देख के आपको घबराना नहीं है कि 23 है तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने को हम कहाँ से याद रखेंगे। 23 में जो है आप उसके नाम याद रखेंगे और नाम की मीनिंग याद रखेंगे। अगर नेम की मीनिंग आपको पता है सही से, तो आप उसको कर ले जाएंगे, समझ जाएंगे कि इसमें क्या होगा। जैसे उसमें भैया हम यौम हमिया है, गमिया है, फजिया। गम का मतलब गम जिसका ताल्लुक जो है पास्ट से होता है कि कोई चीज़ हो चुकी उसका गम है। हम का मतलब होता है फ़िक्र और तरद्दुद, जो कि फ्यूचर के बारे में होता है। ठीक, तो हम यौम हमिया, गमिया, फ़िक्रिया, इस सब में क्या होगा कि रूह अंदर की तरफ चली जाती है। और एक है हम यौम
फरहिया खुशी वाली या गज़बिया के गुस्से वाली, वो जो है इसमें क्या होता है कि रूह ऊपर की तरफ आती है। इसमें एक दो जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जैसे एक इस्तिसाफिया है, एक है हुम्मा यौम सुद्दिया। तो सुद्दिया के बारे में ये कहा है कि इसमें जो सुद्दा बनेगा, जो उरूक के रास्ते जो बंद हो रहे हैं, सुद्दा जो बन रहा है वो अंदरूने बदन की वजह से बनता है। और इस मतलब हुम्मा यौम सुद्दिया का सबसे ज़्यादा चांस होता है कन्वर्ट होने का, किसमें? हुम्मा यौम खिल्तिया में। हुम्मा यौम खिल्तिया में सबसे ज़्यादा चांस किसका होता है? हुम्मा यौम सुद्दिया का। हुम्मा यौम कशफिया एक वो है कि जिसमें जो है न नहाने की वजह से, जैसे जो कोई रोज़ नहाने वाला इंसान है, पाबंदी से नहाता है, वो न नहाए तो उसमें जो पोर्स हो उसको बंद होने की वजह से उसको बुखार हो सकता है। और ज़ाहिर सी बात है ये हुम्मा यौम है, इसके बारे में आपको शुरू में बता दिया कि बहुत हल्का होता है, वन डे होता है। इसके बारे में एक चीज़ और ये लिख रखी है कि इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स कि इलाज दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, इलाज दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसको तदाबीर से करेंगे। और तदाबीर तो है ही, इलाज का पार्ट है कि हम इलाज बिल यद और मतलब इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद करते हैं। तो कहने का मतलब जो ये है कि इसमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स के वो इलाज दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तदबीर से उसको ठीक कर सकते हैं, दवा नहीं देते इसमें। इसके बाद जो है एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक वो हुम्मा यौम या सॉरी वो हुम्मा दिक है। इसको दिक भी कहा है, सिल भी कहते हैं, और ये दोनों मुतरादिफ है। मोस्ट ऑफ द अतिब्बा के नज़दीक क्या है, ये सिनोनिम है। दिक और सिल जो है वो एक ही चीज़ है। इसमें जैसे उसमें हमने बताया हुम्मा यौम में कि उसके ख़ास फीचर क्या है कि बग़ैर बुखार के आएगा और बिना पसीने के जाएगा। हुम्मा दिक के बारे में ख़ास चीज़ ये याद रखना है कि जो मतलब इसको दूसरे बुखार से क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, डिस्टिंग्विश करता है, वो क्या है इसके बारे में कि इसकी डिस्क्रिप्शन में, हुम्मा दिक के डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। एक क्या है कि जो रुतूबत है, बदनी रुतूबत, उसका फ़ना होना, उसमें ज़्यादा हरारत लाहिक होना, ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है बदन का घुलना। ये दो बातें दिक के लिए ख़ास है, समझिए, जो डिस्टिंग्विश करती है इसको दूसरी चीज़ों से। और इसी रुतूबत के फ़ना होने, इसमें हरारत लाहिक होने, इसी में जो है अतिब्बा का थोड़ा सा इख्तलाफ है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए कि सवाल में अलग अलग पूछ लेते हैं कि मतलब मसीही के नज़दीक क्या है, शेख के नज़दीक क्या है, और मतलब कि वो जो है एक दूसरे अबू सहल मसीही हैं और दूसरे एक जालिनूस के नज़दीक क्या है, दीगर अतिब्बा के नज़दीक क्या है, ये बातें असल इसमें पूछी जाती हैं। तो उसमें आपको मैं एक समझा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा, वो समझ लीजिए। तो तीन नज़रिया है, एक तो शेख और मोस्ट ऑफ दी अतिब्बा के नज़दीक, शेख और दीगर अतिब्बा बोले तो ज़्यादातर अतिब्बा इसी को मानते हैं। दूसरा जो है अबू सहल मसीही का नुक्ता नज़र है। तीसरा जो है वो मजूसी का नुक्ता नज़र है। यही तीन मेन हैं। अब इसमें आप ये याद रखेंगे कि शेख ने क्या किया है कि अकॉर्डिंग टू रुतूबत, कि किस रुतूबत में लाहिक हो रहा है वहाँ उसकी बात किया है इन्होंने। तो सबसे पहले कहा है इंट्रावस्कुलर की, फिर इंटरसेल्यूलर की और इंट्रासेल्यूलर की। ये तीन दर्जात बताए हैं। सबसे पहले वस्कुलर फ्लूइड की, रुतूबत की, फिर इंटरसेल्यूलर की या जिसी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर कह लीजिए, और तीसरा जो है इंट्रासेल्यूलर की। अबू सहल मसीही की बात ख़ास ये है कि इन्होंने ये डिवीज़न नहीं किया है कि हलालत कहाँ लाहिक हो रही है। इनके नज़दीक, अबू सहल मसीही के नज़दीक, सिर्फ रुतूबत असलिया ही की बात होगी। हुम्मा दिक में क्या है, रुतूबत असलिया ही की बात होगी।
और उन्होंने इसी में डिवीजन किया है, इसी में क्लासिफिकेशन किया है कि कौन सा डिवीजन होगा, कि नंबर 1 सिर्फ इसमें थोड़ी हरारत लायक हो जाएगी, गर्म हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा कि कुछ रुतूबत फना भी हो जाएगी लेकिन पूरे तौर पर फना नहीं होगी। तीसरे में क्या होगा कि पूरे तौर पर फना हो जाएगी। तो अबू सहल इस बारे में इस तौर पे स्पेशल है। आप सिर्फ ये याद रखें कि अबू सहल के नज़दीक क्या है कि सिर्फ रुतूबत असलिया की बात होती है, और उसी में वो 3 दर्जे कर लेते हैं कि एक में क्या है कि सिर्फ हरारत लायक होगी, दूसरे में कि कुछ रुतूबत ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, और तीसरी दर्जे में क्या होगा कि एकदम फना हो जाएगी। और मजूसी ने क्या किया है, मजूसी ने भी यही क्लासिफिकेशन किया है जो शेख और दीगर अतिब्बा के नज़दीक है, उन्होंने भी ऐसे ही कहा है। लेकिन इस तरह इंट्रावस्कुलर और ये ना कह के उन्होंने कहा, पहले क्या कहा कि छोटी छोटी रगों से ख़त्म होगा, छोटी छोटी रगों से। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आज़ा से, और तीसरा कहा कि रुतूबत असलिया या जो कि रुतूबत जौहरिया है वो। तो मजूसी और शेख के नज़दीक क्लासिफिकेशन का जो फंडा है वो सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क है और बहुत माइन्यूट फ़र्क है। लेकिन अबू सहल मसीही और शेख में बहुत फ़र्क है, इसलिए कि अबू सहल ने इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात ही नहीं की है, वो सिर्फ रुतूबत असलिया की बात कर रहा है और उसी में 3 दर्जे कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ये याद रखना ज़रूरी है। और इसमें इसी 3 दर्जे में तो आपको जो बताया हमने ये फ़र्क वो है। बाकी एक तो दिक है, ज़बूल है, और तीसरा मुफत्तित है। ये 3 दर्जे हैं। दिक पहला दर्जा है, दिक का मतलब बारीक होने के है, ज़बूल का मतलब पिघलना है, और तीसरा मुफत्तित का मतलब इसको मुहश्शिफ भी कहते हैं, इसका मतलब है रेज़ा रेज़ा होना। ये 3 दर्जे हैं। 3 दर्जे अगर आपसे पूछेंगे तो यही दिक, ज़बूल और मुफत्तित होगा। और अगर ये पूछे कि इन तीनों दर्जों में इनके यहाँ क्या-क्या है, कि पैथोलॉजी क्या होगी, जिस शेख के नज़दीक ये पैथोलॉजी होगी, मजूसी के नज़दीक ये है, अबू सहल मसीही के नज़दीक ये है। इसके बाद इसमें कुछ जो दवाएँ ख़ास हैं वो याद रखनी पड़ती है, कि जैसे नुस्ख़ा गरीयुस समक है, तबाशीर है, और इसी तरह ये कि अगर जो दिक्क़े बतनी कहते हैं उसको दिक्क़े मासारिकी भी कहते हैं, जो कि मतलब इंटेस्टाइनल टीबी की बात है। उसमें जो एक तारीफ़ उन्होंने की है कि जालिनूस ने एक तारीफ़ की है कि पहले जो है इसहाल होगा, उसके बाद बुखार होता है, बदन में गर्मी होने लगती है। वो समझिए कि इंटेस्टाइनल टीबी वाले पे बहुत फिट बैठती है। इसी तरह एक चीज़ है दिक्कुशखूखा, दिक का नाम तो यहाँ है बट इट इज़ नॉट दिक, ये टीबी की बात नहीं हो रही है, समझ गए? ये जो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ज़बूल होता है उसकी बात हो रही है, दिक्कुशखूखा, या इसी को दिक्कुल हरीम भी कहते हैं। हरीम का मतलब भी वही है और शखूखा का मतलब भी वही है। बस ये आप इसमें ये याद रखेंगे कि दिक्कुशखूखा असलन ये दिक नहीं है, टीबी नहीं है। उसके बाद हुम्मा खिल्तिया में 2-3 चीज़ें देख लीजिए। फिर एक और लेक्चर है हमारे फ्रेंड का। हुम्मा खिल्तिया में क्या है कि पहले इम्तिला होगा, उससे जो है उफूनत होगी खिल्त में, फिर बुखार आएगा, समझ गए? इसका मेन फंडा यही है। और इसमें जो अलग अलग अतिब्बा ने कहा है कि हम उसको मुआफ़िन गरीब कहेंगे, माद्दे उफूनत कहेंगे, माद्दे अफ़िन कहेंगे, वो याद रखेंगे, हालांकि ये अब कम पूछते हैं। एक चीज़ आप तैयारी के दौरान ये ख़ास याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो मतलब तलबा स्टूडेंट्स जो है तैयारी करने वाले एस्पायरेंट, वो 2 बुक बहुत चलती है प्रीवियस ईयर के लिए, एक प्रीमियर एक पायनियर करके। तो उसमें एक एएमयू वाला क्वेश्चन है। तो एएमयू वाला क्वेश्चन जब एएमयू अलग से लेता था टेस्ट, उसमें वो वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, तो वो अब जो है बहुत वैलिड और यूज़फुल नहीं है। वजह क्या है कि पहले वहाँ 200 क्वेश्चन होते थे, जो एएमयू का पैटर्न था वो 200 क्वेश्चन होते थे। तो उसमें जैसे मौलिजात का हिस्सा समझिए कि तकरीबन 25, 30, 35 क्वेश्चन बनते थे, अदविया का हिस्सा 30, 35 क्वेश्चन बनते थे। तो वो बहुत डीप और रेयरेस्ट क्वेश्चन भी उसमें रख रखे हैं। जब 100 क्वेश्चन और 120 का सिलसिला शुरू हो गया, तब अब उतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं।
नहीं आपको वो रेयरेस्ट क्वेश्चन याद करने हैं और पढ़ने हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उससे अच्छा है कि आप दूसरे पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक, तो इम्तिला के बारे में ये है कि एक इम्तिला, पहले तो इम्तिलाए मवाद होगा, फिर उसमें उफनत होगी, फिर क्या कहते हैं कि बुखार होगा। एक चीज़ इसमें जो किताबों में दे रखा है कि एक के अखलात कहाँ मुताफ़िन हो रहे हैं, समझ गए कि अखलात जो है वो मुताफ़िन कहाँ हो रहे हैं। तो अगर ये बाहर हो रहे हैं कि खारिज उरूक हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, खारिज उरूक में कि हुम्मा दायरा रहता है, और अगर दाखिले उरूक हो रहा है, उरूक के अंदर मुताफ़िन हो रहा है, तो हुम्मा लाज़िमा होता है। अब यहाँ 2-3 चीज़ ये समझ लीजिए लाज़िमा और दायरे का, तो आपको आसानी होगी। एक तो ये कि हुम्मा लाज़िमा और दायमा एक मतलब है, नायबा और दायरा का एक मतलब है, समझ गए। इसका क्या मतलब है कि ये हमेशा रहेगा, मुस्तकिल रहेगा बुखार, और इसकी बारी आएगी। हुम्मा नायबा दायरा वो है जिसमें बारी आती है, हुम्मा लाज़िमा है कि जो मुस्तकिल रहता है। एक मुआज़िबा भी आपने सुना होगा, मुआज़िबा माने भी होता है कि पाबंदी करना, मुआज़िब माने भी पाबंदी के माने में है। तो क्या ये किस में जाएगा, इसमें या इसमें? आप में से कोई? लाजिमा। लाज़िमा में जाएगा। ये लाज़िमा में नहीं जाएगा, ये नायबा और दायरा की किस्म है मुआज़िबा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर होना, मीनिंग जानना ज़रूरी है। लाज़िमा और दायमा की किस्म मुआज़िबा नहीं है, ये नायबा और दायरा की किस्म है। लेकिन मुआज़िबा इसलिए वो कहते हैं कि इसकी बारी रोज़ आती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मुआज़िबा, समझ गए। तो हुम्मा लाज़िमा या दायमा वो है कि जो मुस्तकिल बुखार रहता है, हुम्मा नायबा दायरा वो है जिसकी बारी आती है। अब ये समझ लीजिए कि क्या है, मुआज़िबा वो है, इसमें बारी वाले में मुआज़िबा क्या है, जिसकी बारी रोज़ आएगी। ग़िब हम किसको कहते हैं, ग़िब या तिया, तिया माने भी 3 होता है, ग़िब का मतलब भी वही नागा करने वाला बुखार है, जिसकी बारी तीसरे दिन आती है। और रुब या चौथिया हम कहते हैं उसको कि जिसकी बारी चौथे रोज़ आएगी। ठीक, ये बात समझ गए कि मुआज़िबा जिसका टर्न जो है जो रोज़ आएगा, वो बुखार जो रोज़ आएगा बारी की शक्ल में, उसको हम मुआज़िबा कहेंगे। जो तीसरे दिन आएगा उसको हम ग़िब या तिया कहेंगे, जो चौथे दिन आएगा उसको रुब या चौथिया कहते हैं। ये बात समझ आ गई। अब हमें आप में से कोई ये बताए, आप में Repeat it again. एक सेकेंड, Participants can switch on their camera. अब हमें ये बताइए, आप लोगों में से स्टूडेंट जो मतलब पार्टिसिपेंट हैं, उसमें से हमें कोई ये बताए, हमने यहाँ कहा क्या कहा कि मुआज़िबा वो है जो रोज़, जिसकी बारी रोज़ आएगी, ग़िब वो होगा जो तीसरे दिन आएगी, और रुब या चौथिया वो बुखार है जो चौथे दिन आएगी। इसमें से ये बताइए जिसकी बारी दूसरे दिन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, या उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्लासिफिकेशन है। आप में से कोई भी ट्राई करे बता। हुम्मा यौमिया में ही आएगा। हुम्मा यौम में, हुम्मा यौम की बात ही नहीं हो रही डॉक्टर साहब। हुम्मा यौम तो इस वाली क्लासिफिकेशन में है ही नहीं। वो जब ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था, हमने ग्रुप किया था, तब आपको बताया एक हुम्मा यौम होगा जो बिल्कुल अलग है, जिसकी 23 किस्म होगी। फिर एक हुम्मा दिक है जिसके हमने दर्जात बता दिए। उसके बाद एक हुम्मा उफूनी है जिसकी 2 किस्म होगी, लाज़िमा और नायबा। नायबा में 3 है। तो मुआज़िबा एक है, तिया है, रुब है। हमें ये बताइए जिसकी दूसरे दिन आएगी उसे हम क्या कहेंगे। सब मुआज़बा। तो हमने कहा कि रोज़ आती है।
ठीक है, चलिए हमने आपको बस थोड़ा-सा जगाने के लिए किया था। जिसने कहा मुआज़बा वो सही है। एक्चुअली इसमें कहने का ये मतलब है, आपको ये ख़्याल आया कि नहीं कि जैसे ये रोज़ कहा है, उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन कहा है, दूसरे दिन का तो सिस्टम ही नहीं है यहाँ। तो एक्चुअली ये है कि देखिए जैसे ये डे फर्स्ट है, ये डे सेकंड है, ये डे थर्ड है, ये डे फोर्थ है। ये क्या हुआ, फर्स्ट, टू, थ्री, फोर्थ। तो जो रोज आ रही है, तो इस दिन भी आएगी, इस दिन भी आएगी, इस दिन भी आएगी। तो जो दूसरे दिन आ रही है वो तो मुआजबा ही तो है जो रोज आएगी। और जिसमें नागा होगा तीसरा दिन होगा, जैसे आज आई, कल नहीं आई, परसों आई, तीसरे दिन वाली, वो क्या है, रिब है। और जो 2 दिन ना आगा करके चौथे दिन आएगी, मतलब आज आई थी, दूसरे तीसरे दिन एब्सेंट नहीं आएगी, या चौथे दिन आएगी, दैट इज रुब और चौथिया। तो ये दूसरे दिन वाली आपको हमने बस आपका दिमाग को ज़रा कि मतलब जॉइन किए कि आप सो गए होंगे, तो उसके लिए हमने आपको ये किया था। ये दूसरे दिन वही है कि जो रोज़ आ रही है वो तो दूसरे दिन भी आ रही है ना, जिसमें नागा होगा वो रिब है, तीसरे दिन की है। समझ गए? स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं? ठीक है, स्क्रीन शेयर है। और एक चीज़ अब आप ये समझ लीजिए, इसी में बस मैं क्लोज कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब को दूंगा कि एक ये क्या है, ये सफरावी है, ये क्या है, ये सौदावी है, और ये बलगमी है। समझ गए? तो हमारे इसमें क्या है, जब खिलती बात होगी तो ये तो चारों होंगे ना, दमवी, बलगमी और सफरावी, एंड देन सौदावी। तो आपने इस तीनों को तो देख लिया कि रोज़ आने वाली है, और एक दिन नागा करके और 2 दिन नागा करके चौथे दिन आने वाली। दमवी वाली क्या है, दैट इज़ हुम्मा मुतबिका, जो हमेशा रहती है, हर वक्त रहती है। तो हुम्मा दमवी क्या है, जो मुस्तकिल रहेगी, लाजमा रहती है, दायमा है। और ये तीनों जो है दोनों तरह से आती है, बलगमी, सफरावी या सौदावी, गिब, दायरा, और रुब, चौथिया जो है ये। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि मुआज़बा वाली भी जो है दो शक्ल में आएगी, ये दायरा और लाज़मा होगी, गिब दायरा और लाज़मा होगी। इसका मतलब ये होता है कि दायरा और लाज़मा का मतलब, कि लाज़मा का मतलब अगर होगा कि ये गिब है, लेकिन गिब में हम लाज़मा बोल रहे हैं, तो ये अलग बात हो गई ना, कि गिब तो बात वो हुई थी जो तीसरे दिन आएगी। तो लाज़मा का क्या मतलब होगा, इट मीन्स कि एक बुखार जो है हमेशा रहेगा, तीसरे दिन जो है बुखार में शिद्दत आ जाएगी, दैट इज़ गिब लाज़मा। और अगर दायरा है तो मतलब क्या होगा कि पहले दिन बुखार आया, एक फीवर फ्री डे रहेगा कि इस दिन बुखार नहीं रहेगा, तीसरे दिन बुखार आएगा, जो कि मलेरिया में बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक। और गिब लाज़मा जो है वो एक्चुअली क्या है, वो रिमिटेंट फीवर है। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है कि फीवर में फ्लक्चुएशन होगा डिग्री में, मोर देन 1 डिग्री का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन वो बेस लाइन को कभी टच नहीं करता है, मतलब थोड़ा ना थोड़ा बुखार रहेगा ही रहेगा। दैट इज़ रिमिटेंट फीवर, और दैट इज़ रिबलाज्मा। इतना हमने बता दिया आपको, और अगर फर्दर क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ बताएंगे। हम यही कंक्लूड करते हैं, इसलिए कि फिर कासिम भाई भी हैं। और ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Thank you for delivering the demo class on this complicated topic. Most of the students find difficult to understand Humma in the UG classes. I think बच्चों को कुछ तो समझ आया होगा. Yes, ma'am. Participants, would you like to tell anything? Yes, ma'am. It was amazing. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। देखिए अभी डेमो क्लास था, तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं जो एक क्लास लिया, मैं ऐसे ही क्लास लेता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। और चूंकि आज डेमो क्लास था, थोड़ा मुझे क्लब करना था, कम डिटेल से पढ़ाना था, इसलिए मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ। आपने देख लिया, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर यू फाइंड सेटिस्फाइड तो ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री ना लगे तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ।
ठीक है, वो सर को बुलाओ। अभी हम इस तरह की जो है ना और भी डेमो क्लासेस रखेंगे। नवंबर मंथ फुल जो है इंशाल्लाह डेमो क्लासेस ही रहेंगे, बिकॉज यू कांट जज फ्रॉम जस्ट वन क्लास, राइट? सो और हमारे कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे, लाइक डॉक्टर कासिम बिलाल हैं और भी डॉक्टर्स हैं, तो वो गेस्ट लेक्चर्स भी देंगे, ठीक है? So next, it is my pleasure to invite Dr. Khan Qasim Bilal, who has secured All India Rank 3 in AIPGT 2020. Okay, he is currently pursuing his masters in Mualijat from Ayurvedic and Unani Tibbiya College, Karol Bagh, New Delhi. Okay, and he is the first one from Kashmir to secure All India third rank. So he'll be discussing basically on preparation strategies. Okay, so Dr. Khan Qasim Bilal will be discussing on preparation strategy. Over to you, Dr. Khan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all of you. First of all, I am very thankful to the PG Unani Mentors team that they have invited me here to share my experience of the exam. And today I will share with you my AI PGT journey, and I will try to convey some points to you. And I hope these points will be beneficial to you in the future. So what happens when we try to start the journey? First thing, we have to conquer our fear, because we have to believe ourselves. हमें ये यकीन रखना है कि जो है हम जो है ये एग्जाम कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि व्हेन वी आर इंटर्नशिप, हमें उस वक्त लगता है कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की सारी जो बुक्स हैं, वो सारी सब्जेक्ट्स जो हैं यूनानी एज वेल एज मॉडर्न, बहुत ज़्यादा लिस्ट है, और उस वजह से हमें ये लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, खासकर जबकि इतना कम टाइम होता है, 8 से 10 महीने या 1 साल। तो पहले आपको खुद पे भरोसा करना, यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। या देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट यू विल डू इट बाय प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर प्लानिंग। इसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको एआई पीजीटी के बारे में बता दूं, क्योंकि अब थोड़ा ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, अब 120 क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन पेपर होता है, और आप देखेंगे कि इसमें जो है हर एक क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स होते हैं, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 4 मार्क्स प्लस 1 नेगेटिव हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं उनके 75 टू 85 क्वेश्चंस जो है वो ठीक होते हैं, टॉपर्स टॉप 10 जो होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम में जो है 30 टू 35 क्वेश्चन जो हैं वो टॉपर्स भी नहीं कर पाते, या ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग से वापस आ जाते हैं। तो यही मेरिट आमतौर पर रहता है इस एग्जाम का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस एग्जाम के बारे में एक चीज़ बहुत ध्यान से जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें सब सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, क्योंकि हमें कोई वेट जो है वेटेज जो या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमें नहीं दी गई है, कि हमें पता नहीं होता कि सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें सबको लेके चलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है। लेकिन कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से आपको बस एक क्वेश्चन आएगा, या जो है किसी साल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे एंडोक्राइनोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, ऑप्थेमोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो जिनमें आपको एक क्वेश्चन आएगा, और उस एक क्वेश्चन के लिए आप एक सब्जेक्ट जो है पूरा पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको जो है आपको पता है कि मुझे 120 में से 70, 80, 90, अगर टॉपर्स में आना है तो 80 क्वेश्चन मुझे करने हैं। तो आप एक क्वेश्चन को छोड़िए, आप जो है वो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, या आपका जो अगर कोचिंग कर रहे हैं आपके टीचर जो है वो आपको 2-3 लेक्चर्स दे सकते हैं उस सब्जेक्ट पे, जिसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी है आपके लिए, घुसना नहीं है उसमें। दूसरी बात ये है कि आप अपने सीनियर्स से जो है जिन्होंने क्रैक किया है एग्ज़ाम, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे यही डर था कि सारे सब्जेक्ट्स में कैसे कवर करूं 1 साल में या 10 महीने में। तो फिर जो है मैंने अपनी सीनियर से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको टेक्स्ट बुक्स पे जाना ही नहीं है, आपके लिए जो है रिव्यू बुक्स हैं। उन्होंने नाम बताया रिव्यू बुक्स का, और वही मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कई बार आप अटक जाते हैं, अगर और ख़ासकर अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त तो आप बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं
जिन पे आप अटक जाते हैं, उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है। या कोई अभी आप देखिए कि एक स्टूडेंट ने जो है अभी क्वेश्चन किया था कि मैंने 6 डेज़ लिखा था। उन्होंने पहले क्वेश्चन पूरा पूरा जो है वाज़ह नहीं किया कि जालिनूस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो उसमें क्या है कि जहाँ पर टकरार होती है, जहाँ पर आपको एक रिव्यू बुक या एक कंसाइज़ बुक मिलती है और उसकी टकरार टेक्स्ट बुक से होती है, तब आपको टेक्स्ट बुक का ही मानना है करेक्ट। आपको कोई कॉन्सेप्ट जो है वो गलत हो रहा है या आपको कहीं शक हो रहा है या आपको कोई एडिशनल नॉलेज मिल रही है जो आपने कभी सुना नहीं था, तो उसका बैकग्राउंड, उसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है, या अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके टीचर्स आपको बताएँगे। अब जो है इस एग्ज़ाम के बाद जो है अपने डर को काबू करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, क्योंकि वेल वेल बिगन इज़ हाल्फ डन। अगर आपने अच्छे से इरादा कर लिया कि हाँ, मैंने जो है करना है ये, मैं कर पाऊँगा, बिलीव करना है खुद पे और जो है शुरुआत करनी है, ठीक है? इसके बाद आप जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बाद, वो है राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट एंड मिनिमम सिलेक्शन ऑफ बुक्स। आपकी जो बुक्स होनी चाहिए, जो है वो कंसाइज़ होनी चाहिए, वो कवर करनी चाहिए 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स या 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, और उसमें जो है आपको जो है एमसीक्यूज़ की बुक भी होनी चाहिए साथ, उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, जो कि एक चेक पॉइंट आपके लिए होंगी, जो आपकी नॉलेज को चेक करेंगी, जो आपके कॉन्सेप्ट्स, अगर लेकिन आपके वहाँ कोई से गलत देख रहे कॉन्सेप्ट्स हैं, बुक उनको ठीक वास्ते करेंगी। वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। राइट सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बेटा जो क्या करते हैं कि वो सीधे जो है एमसीक्यूज़ बोलते हैं, कौन पढ़ेगा थ्योरी, एमसीक्यूज़ ही करेंगे। मैं 5000 करूँगा, 6000 करूँगा, फिर इसके बाहर क्या पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। तो थ्योरी को साथ लेकर चलना है और एमसीक्यूज़ को भी उन्हीं के साथ। जैसे आप यूनानी में सबसे बेसिक बुक जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है उसूल तिब, वो आपको पता ही है। सैयद डॉक्टर सईद मोहम्मद कमालुद्दीन हुसैन हमदानी की, जो उनके ऑथर है, उसूल तिब के ऑथर हैं। तो उसूल तिब क्या है कि उसूल तिब आपको फर्स्ट ईयर का कुलियाती उमूर तिबिया, सेकंड ईयर का इल्मुल अमराज, असबाब अलामात, थर्ड ईयर में जो नब्ज़ बोल बराज है, या जो है उसूल इलाज है, या इलाज बिल तदबीर है, इलाज बिल तगज़िया है, तो वो सब जो है आपको कवर करेगी कौन सी, उसूल तिब। और उसूल तिब को मैं जो है आपको पढ़ पढ़ के जो है आप 1 महीने पढ़ेंगे और फिर वापस पहले पेज पे आएँगे। उससे बेहतर जो है, बेहतर स्ट्रैटेजी जो है, वो ये है कि आप उसूल तिब के लिए जो है एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें। एमसीक्यूज़ की बुकलेट भी आती है। डॉक्टर मोहम्मद अकमल, डॉक्टर शैनी अकमल, उन्होंने टॉपिक वाइज़ जो है उसूल तिब के जो है टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ निकाले हैं। तो क्या करना है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आज उसूल तिब में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अरकान या मिज़ाज आपने पढ़ा, और साथ ही में आप चेक कर रहे हो कि मैंने कितना ग्रैब किया है, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, कहाँ पर गलती हो रही है, उसको मार्क कर रहे हैं बुक पे, कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, बन सकता है। तो ये चीज़ें जो है, ये आप जब करोगे तो आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे इससे। पहली बात ये कि आपको रिवाइज़ हो जाएगा साथ ही में, मतलब आपने पढ़ा और उसके बाद आपने चेक भी किया, रिवाइज़, और आपको अपने गलत कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा, अपनी सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं कहाँ मैं समझने में गलती हो रही है, या मेरा कॉन्सेप्ट ही खराब है, या कुछ भी, जो आप जो है कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको जो अदविया को कवर करने के लिए बुक है, वो है जामिउल अदविया। तो जामिउल अदविया जो है, जामिउल अदविया में आप देखेंगे कि उसमें कुलियाती अदविया आपको मिलेगा, और उसमें जो है इल्मुल सैदुल्लाह, और इसमें जो है मुफरदात और मुरकबात, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके उसमें कवर हो जाएगी। ये जामिउल अदविया जो है, इसके इसके ऑथर है डॉक्टर अब्दुल बारी, और ये जो है बहुत ही कंसाइज़ बुक है, कंसिस्टिंग ऑफ 140 ऑड पेज, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसके बाद देखिए, इसको पढ़ने के लिए या तो आपको, अगर आप कोचिंग में हैं तो आपको जो है उन पॉइंट्स का जो लिखे हैं वहाँ पर क्रैक्स जो लिखा है, उनको समझाने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या ऐसा हो सकता है कि आपको सारे टेक्स्ट बुक अपने पास रखने हैं, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा है, आपको टेक्स्ट बुक में जाना है और देखना है क्या बोल रही है टेक्स्ट बुक। और जहाँ पर भी आपको लगे कि दोनों में जो है कोलिजन हो रहा है, ये एक चीज़ बोल रहा है, ये एक चीज़ बोल रहा है, उस वक़्त आपको टेक्स्ट बुक को जो है, अपनी टेक्स्ट बुक जो आपने यूजी में पढ़ी है, उसी को सही मानना है। इसके बाद जो है अब आता है यूनानी का मौलिजात। मौलिजात पोर्शन जो है, उसके लिए जो एक कंसाइज़ बुक है, वो है रहबर मौलिजात, जो सब पढ़ते हैं। और रहबर मौलिजात जो है, वो उसके ऑथर जो हैं, वो है डॉक्टर मोहम्मद शमीम खान। तो इसमें क्या है कि देखिए,
रहबर मौलजात जो है ये भी बहुत कंसाइज बुक है। इसमें कुछ 270 टू 280 पेजेस हैं और इसमें आपको एडिशनल टॉपिक्स भी मिलेंगे। एक तो आपको सिस्टम वाइज मतलब हेड नेक ब्रेन के अलग से, फिर आपको आइज के डिजीजेस, ऐसे ही हर एक सिस्टम से जो डिजीज हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी। उसके अलावा इसमें जो है आपको इलाज बिल तदबीर रिवाइज हो जाएगा। इसमें आपको हेमाटोलॉजिकल बायोकेमिकल वैल्यूज मिलेंगे। इसमें आपको इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो रिवाइज हो जाएंगे डिजीज के। इसमें जो है तिबी अवजान जो होते हैं, वेटेज जो हम यहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या वो अवजान हम यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें, या ऑथर्स फेमस बुक्स, ये सब आपको मिलेगा। तो बहुत ही जो है यूज़फुल बुक है ये। और जो है इसको जो है रहबर मौलजात को चेक करने के लिए या जामिल अदविया को चेक करने के लिए, अपने इल्मुल अदविया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एमसीक्यू बुक आती है डॉक्टर फजलुर रहमान काज़मी साहब की। तो उसमें उसका नाम है मारूजी सवालात। तो मारूजी सवालात में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे। एक तो वो जो रहबर मौलजात और जामिल अदविया में है, और उसके बाहर भी शरअ असबाब से भी उसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड किए गए हैं। और वो सॉल्व करने से जो है आपके स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको आएगा समझ के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और इसके बाद जो है ये यूनानी का है। अब इसके बाद आता है मॉडर्न। तो मॉडर्न में आपको क्या करना है? मॉडर्न में जो है ज़्यादातर लोग जो रोम्स पढ़ते हैं, रिव्यू ऑफ ऑल मेडिकल सब्जेक्ट्स बाय वीडी अग्रवाल, नीतू अग्रवाल। तो जो है उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जो है श्योर सक्सेस भी ला सकते हैं आप, जो जिसमें जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद जो है तीसरी बात, जो बुक्स के राइट सिलेक्शन के बाद मिनिमम सिलेक्शन, इतनी बुक्स आपको काफ़ी है, क्योंकि इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन टू रीड सो मनी 10 बुक्स। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप एक बार ही 10 बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करना है आपको मिनिमम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम सिलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद आपको लास्ट ईयर पेपर्स का जो है आइडिया होना चाहिए कि पेपर जो है कैसे आ रहा है, आइडिया लेने के लिए, टू गेट एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस, अबाउट द पैटर्न। और जो है लास्ट ईयर पेपर्स के लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा। और लास्ट ईयर पेपर्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको जो है वो क्वेश्चंस वास्ट एरिया ऑफ सिलेबस कवर करेंगे, वास्ट एरिया ऑफ कंसेप्ट्स आपके डेवलप, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको जो है एक नया कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। और दूसरी बात ये भी है, आपको आइडिया भी मिलेगा कि क्या है क्या नहीं है। और आपको जो है मल्टीपल फील्ड से, बाबू को ले मल्टीपल लेते सब्जेक्ट से हैं क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाबू जो को। है आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और सब सब्जेक्ट साथ में चलेंगे। इसके लिए आप देखिए, जब हम थे तो तब तो ये बुक नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है यूनिवर्स 1.0 जो बुक आई है डॉक्टर वाइस अहमद की, तो वो मैंने पढ़ी है। वो बहुत ही बढ़िया बुक है, क्योंकि उसमें जो है पहले ही 2017 से 2021 तक, जब से AIPGT स्टार्ट हुआ है, सारे ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और उसके बावजूद जो है उनको सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड किया गया है, और जो है हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें यू डोंट नीड इसको टू लिंक फाइंड है, लॉट ऑफ बुक्स कि मुझे उस बुक में जाना है, इस बुक में जाना है, इसको कि दे ये रहा हूँ। क्वेश्चन ठीक है, गलत है, क्या है। आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद जो है वो 17 से पहले, क्योंकि एवरी यूनिवर्सिटी यूज्ड टू कंडक्ट इट्स ओन पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो उस वक्त जो है अलग अलग पेपर्स भी होते थे, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता था। तो उसके लिए आपको पायनियर और प्लेनियर जो है वो बेस्ट है। उसमें सब क्वेश्चन पेपर्स हैं, लीगल के, आयरलैंड के, PU के। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको वास्ट एरिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि क्वेश्चन आपको पता है तो आप कर पा रहे हो, तो नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर कंसेप्ट आपको धोखा दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चन को, या तो आपको आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिस कराएंगे और बताएंगे क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों बन रहा है, या तो आप खुद बोलेंगे, बोलने से ही आपको याद आएगा। तो ये था उसके बाद जो है आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें, जिनके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेहतर है कि टाइम टेबल है तो बेहतर है। लेकिन क्या होता है कि सारे स्टूडेंट मेजॉरिटी में जो है टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए मुश्किल हो जाता है कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करना। तो उनके लिए जो है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो एक मिनिमम टाइम लिमिट सेटअप करें। किसी भी वक्त सुबह टाइम मिलता है, जरूरी होते हैं, या कुछ सिचुएशन हो सकती है तो आज ऐसे लॉकडाउन में पूरा साल बना हुआ है, तो पेपर पढ़ना है तो आप एक बार
तो जो है उसके बाद आप देखो दूसरे चैनल्स में आप फॉलो करके काम कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप में आप क्या करेंगे, या तो आप मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में डिवाइड करेंगे, या तो आप ऐसा करेंगे कि हेलो Excuse me, Dr. Sama, please stop sharing the screen. हेलो हाँ सलाम। मैं थोड़ी देर बिजी हूँ, अभी एक प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन। जो है उसमें आप क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे, यूनानी को जो मॉर्निंग में रखेंगे, और क्योंकि कभी कभी हमारे सारे यूनानी के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, शाम को या दोपहर में। इसी तरह जो है आप जो है फ्री को कॉल करिए, जैसे सुबह आपने 4 घंटे पढ़े, तो आपको जो है 3 घंटे तैयारी पढ़ेंगे, 1 घंटे अगर शाम को अगर आप कर रहे हो, आप 1 घंटे जो है अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्लियर रखना है, लास्ट ईयर क्वेश्चन साथ साथ कर लेना। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट में, तो आपको जो है आप क्लास में वो रिवाइज कर सकते हो 1 ही घंटे में। आप सारा डेली मटेरियल यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, और सुबह सवेरे जो है आप ऐसे ही शिफ्ट में कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आधे समय कहते हैं और आप कितना भी पढ़ सकते हैं, कल 1 बजे तक 2 बजे तक, लेकिन सुबह आपको नहीं इंटर्नशिप में, तो वहाँ से आकर के क्लास में टाइम को जो है डिवाइड करें, शाम को भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो होती है, लेकिन मेक श्योर ये जो है आप एक मिनिमम टाइम लिमिट जो है वो आप सेटअप किया है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप डिसाइड किया है कि आप 4-5 घंटे पढ़ने वाले, उससे कम नहीं, आपको जो है कॉन्फिडेंस पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो 2 घंटे, पढ़ रहे हो 4 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूस चीज करें। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपको टाइम मिलेगा, दिन में 1 घंटा 2 घंटा जब आप कुछ कर सकते हो, तो आप जो है या लास्ट ईयर पेपर या जो आप स्टडी कर रहे बड़ी की कोई भी क्वेश्चन या सॉल्व करने के लिए चेक करने के लिए, कि आप जो है जितना जो है वो कहाँ कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है, ताकि आप परफेक्ट आ जाए, ऐसे भी आ जाएगी। उसके बाद जो आप करना है मोटिवेट दिमाग में बहुत पागल कर देंगे। सबसे बेहतर वो ये है कि आप देखिए, आप कुछ पढ़ते हैं आप कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। आप सिर्फ पढ़ते रहो, आप साथ साथ कर रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन गलती हो रही है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपको रेडीमेड जो है मिलेगा, जो भी आपकी जो मैंने उसका नाम लिया है या आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया जाएगा, तो आपको जो है ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपको हम जो है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बहुत कम आपको पढ़ सकते हैं। आपको बस टाइम मैनेज करना है, 2 घंटे में आपको 5 घंटे देने हैं। अगर आपने एक बार पढ़ा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 बार पढ़ा तो क्योंकि सब्जेक्ट को एक बार पढ़ता है इंसान, तो सिर्फ रास्ता बड़ा आसान कर रहा होता है। क्या मतलब कुछ ऐसे अल्फाज ऐसे कंसेप्ट समझना जो है जो आपके टीचर्स हेल्प करेंगे, या जो आप खुद टेक्स्ट बुक्स लेकर जो है आप अपने आप को क्लियर करोगे। तो उस वक्त आप क्या करोगे, आपको बस जो है पहली बार जब आप पढ़ रहे हो आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे मतलब लगता है पहले पहले क्या बहुत कम टाइम में चाहे मैं जो रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं, आपको दिमाग में लगता है पहली बार हर एक को टाइम लगता है, पहली बार आपको क्लियर करना होता है, एक लाइन समझ नहीं होती है बात। तो फिर जब आप दूसरी बार पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, वो मान लो पहली बार, इसका मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो जितने रिवाइज आप करोगे, जितने रिवाइज आप रिवाइज आप क्वेश्चन उतने ज़्यादा आप जितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बंदा एक सब्जेक्ट में जो है मास्टर है वो ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आप सबको साथ लेके चलना है, सब सब्जेक्ट साथ लेके चलना है। मैंने भी पहले स्टार्ट किया था, मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लगभग 2 महीने दिए, तो उसके बाद मुझे लगा क्या हुआ है, मैंने 2 महीने में 4 या 5 सब्जेक्ट किए,
15 क्वेश्चन तो दिल्ली रह रहे हैं जो मुझे 7-8 महीने में क्लियर करना है। तो मुझे जैसे एंग्जाइटी होने लगी कि मेरा अप्रोच ही गलत है। तो इस वजह से मैं क्या किया, मैंने फिर डिवाइड किया। मैंने मॉर्निंग शिफ्ट जो है एंड इंटर्नशिप में जो है पहले डिपार्टमेंट वाइज मैंने सब्जेक्ट्स लिए जिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी होती थी। और उसके बाद जो है मैंने कोविड-19 कोविड के दौरान 4-5 महीने तो उसमें मैंने डिवाइड किया कि सुबह मैं सिर्फ यूनानी पढ़ता था और सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था मुफर्रदात, क्योंकि मुफर्रदात जो है ये सबसे टफ है मुझे लगा यूनानी में, क्योंकि ये याद ही नहीं रहता है। अब 2 बार पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे 50% तो मैंने उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए डिसाइड किया कि आखिरी के 40-50 दिन मैंने क्या किया, सुबह उठ के मैं पहले आधा घंटा 1 घंटा मुफर्रदात करता था। फिर मैं बाकी ये मैंने रखा एक्स्ट्रा कि मुझे मुफर्रदात पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सब बताया जाएगा बाय योर टीचर्स जब आप वहाँ पहुँचेंगे लेकिन मेक श्योर कि आप में कंसिस्टेंसी हो, फोकस रहे, आप मोटिवेटेड रहें। और मुझे लगता है एमसीक्यू से पहले कोई चीज़ नहीं है। आधे बोलते हैं कि आप ये मोटिवेशन को मैं इसके बाद सेल्फ सक्सेस होने वाला हूँ, मुझे पैसे आएंगे, मेरा जो स्टेटस बढ़ेगा, एमपी वो सब चीज़ें हैं। लेकिन रूम में किसी को मोटिवेट रखने के लिए ना आपको जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं आपको अलग ही खुशी मिलती है। आपको लगता है कि मुझे कुछ हासिल हो रहा है, मैं कुछ आगे करूँगा। और रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचिए कि आप देखिए अगर आप एमसीक्यू साथ-साथ कर रहे हैं तो आप 2 बार पढ़ रहे हैं, तो आप 3 बार पढ़ेंगे तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप जो है मोर देन 4 ऐसी चीज़ें कि बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है, तो उसको जो है 4-4 5 बार रिवाइज करना है। और ये भी याद रखना है कि मुझे एग्ज़ाम से पहले 1-2 महीने पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट जितना होता है उतना करिए। आप नया कुछ टच नहीं करना है, उसके बाद लास्ट 1-2 महीने इससे रिवाइज करना है। जितना हो सके आप रिवाइज करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम छुएगी। एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Thank you, Dr. Khan, for sharing your valuable information. You have completed everything right from countering your fear, selection of books, managing time, revising often, solving previous year paper, and even getting guidance from right people. I think these valuable tips will definitely help the AI PCT aspirants. Yeah, I also, sure. थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया। और मेरा हम लोगों का ये प्लान है कि इस मंथ पूरे नवंबर हम टाइम टू टाइम इसी तरह सीरीज़ रखेंगे जो ओपन टू ऑल होगा। और हम हो सकता है दूसरे और जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस पर कोई डेमो क्लास देंगे, डॉक्टर फातिमा देंगी और लोग देंगे इस तरह। और किसी न किसी टॉपर का भी टॉक रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, उसको बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल हमने लिंक शेयर किया है इसका, ये फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमने नंबर भी दिया है, इस दोनों नंबर में से किसी पे भी आप फॉर फर्दर क्यूरी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो कासिम भाई ने बात बताई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, उसमें मैं एक ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जिस वक़्त आपको मूड नहीं हो पढ़ने का, मतलब अरे मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, मूड नहीं कर रहा है अभी किसी टाइम, आप उस टाइम जो है क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आप पे एक प्रेशर बिल्ड होता है कि अरे बहुत पढ़ना है, क्वेश्चन तो बहुत वास्ट आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, फिर आपका एक मूड बिल्ड होता है, पढ़ने का मन करता है, आप में मतलब इंस्पिरेशन मिलता है आपको। थोड़ा डर भी लगेगा कि अरे बहुत ज़्यादा है, थोड़ी उम्मीद भी जगेगी, आप कुछ कर लोगे तो उम्मीद जगेगी कि नहीं नहीं वी वी कैन, आई कैन डू। तो दोनों फ़ायदा होता है इससे। और दूसरे आप जब जो सब्जेक्टिव पढ़ते हो दूसरे में, उसमें आपको ये समझ आता है कि हमें किस तरह पढ़ना है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हमें कहाँ मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना है, किस पोर्शन पे, ये सब बहुत फ़ायदे होते हैं। खैर, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। हम यहीं क्लोज़ करते हैं।
किसी को कोई क्वेरी है तो बताएं, कुछ पूछना चाहें तो। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई बात हो तो बताएं, विदाउट हेजिटेशन पूछना चाहें तो। यस, हाँ, डॉक्टर वैश अहमद। He is pursuing MD or probably completed